दोस्तों, यह एक सच्ची घटना है, इसलिए थोड़ा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना। मित्तल की शादी को इस घर में आए अभी सिर्फ 1 साल हुआ था। इस घर में मधुबेन, उनके पति नरेंद्र भाई, मधुबेन का बड़ा बेटा नयन और उसकी पत्नी अरुणा, छोटा बेटा जिग्नेश और उसकी पत्नी मित्तल, ये 6 लोगों का संयुक्त परिवार था। मधुबेन अपने बड़े बेटे नयन और बहू अरुणा से बहुत नाराज रहा करती थीं, क्योंकि नयन अपनी पत्नी का बहुत ध्यान रखता था और उसकी सभी जरूरतें पूरी करता था। वह अरुणा को बहुत प्रेम से रखता था। ये बात मधुबेन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी। वह बात बात पर नयन को ताने मारती थीं और उसे अपनी पत्नी का गुलाम कहकर बुलाती थीं। साथ ही बहू अरुणा को भी ताने मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थीं। मधुबेन अरुणा को उसके मायके और माता पिता के बारे में भी अपमानजनक बातें कहती थीं। लेकिन अरुणा कभी अपनी सास के खिलाफ कुछ नहीं बोलती थी, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ी बात यही थी कि उसका पति उसका साथ दे रहा था। वह सास की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। उसका स्वभाव ही ऐसा था कि वह किसी से उलझती नहीं थी। मधुबेन का स्वभाव कुछ सख्त था। उन्हें किसी का व्यवहार पसंद नहीं आता। अगर सब कुछ उनके अनुसार चले तभी उन्हें अच्छा लगता था। कोई भी उनसे असहमत हो, यह उन्हें मंजूर नहीं था। इसलिए वह सब पर अधिकार जताती थीं। वे अपने बड़े बेटे और बहू को कितना भी सुना देतीं, फिर भी वे कभी जवाब नहीं देते थे। शायद वे मधुबेन को अच्छी तरह पहचान चुके थे। लेकिन जिग्नेश सबसे छोटा था, इसलिए कह सकते हैं कि वह तो अपनी मां का दुलारा था। जैसा कहते हैं, छोटा बेटा सबसे प्यारा होता है। जिग्नेश का स्वभाव भी अपनी मां जैसा ही था। वह मां की हर बात मानता था और उन्हीं की तरह सोचने लगा था। मां से भाई भाभी के बारे में सुन सुनकर उसके मन में भी अपनी पत्नी मित्तल के लिए नफरत भरने लगी थी। शादी को 1 साल हो गया था, लेकिन जिग्नेश ने कभी मित्तल को अपनी पत्नी मानकर इज्जत या सम्मान नहीं दिया। वह हर काम में अपनी मां पर निर्भर रहता था। उसे इस बात पर गर्व भी था कि वह अपनी मां की सुनता है, पत्नी का गुलाम नहीं बना है। शायद इसी कारण वह छोटी छोटी बातों पर भी हमेशा अपनी मां को ही आवाज लगाता था और अपनी दिनचर्या के हर काम में मां पर निर्भर रहता था। हालांकि वास्तव में तो सारा काम मित्तल ही करती थी, लेकिन दिखावे के लिए वह कभी मित्तल को कुछ नहीं कहता था, बल्कि मां से कहता था। जैसे चाय चाहिए तो मां कहती, बहू, जिग्नेश के लिए चाय बना लाओ। ये सब बातें मित्तल को समझ आती थीं। फिर भी वह मन में सोचती कि शायद जिग्नेश की आदतें धीरे धीरे बदल जाएंगी, क्योंकि वह घर का छोटा बेटा है, मां का लाडला है। उसे जिग्नेश से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन धीरे धीरे हर उम्मीद टूटती जा रही थी। जिग्नेश बदलने का नाम नहीं ले रहा था, बल्कि और अधिक अपनी मां के नजदीक होता जा रहा था। लेकिन एक दिन मित्तल के साथ जो हुआ, उसके बाद मित्तल ने भी ठान लिया कि अब वह अपनी तरह से जिएगी। एक दिन मधुबेन की बड़ी ननद, यानी मित्तल की सास की बड़ी बहन, 1 घंटे के लिए मिलने आईं। उस समय जिग्नेश भी घर पर ही था। फूई को आया देखकर वह भी मां और फूई के पास जाकर बैठ गया और बातें करने लगा। बातों बातों में फूई ने पूछ ही लिया, बेटा जिग्नेश, तेरी पत्नी कहाँ है? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? कहीं दिखती ही नहीं है। जिग्नेश कुछ कहता, इससे पहले ही मधुबेन बोल पड़ी, हाँ हाँ बहन, सब बिल्कुल ठीक है। जब बेटा अपना हो तो फिर हमें किसी बात की चिंता ही क्या। अगर बेटा हमारा है तो उसकी पत्नी कुछ भी कर ले, उसका कोई असर नहीं होता। जिग्नेश मेरे बड़े बेटे जैसा नहीं है जो अपनी पत्नी के आगे पीछे घूमता है। यह तो मेरा दुलारा बेटा है जो अपनी मां से बहुत प्यार करता है। भले ही उसकी शादी हो गई हो और उसकी पत्नी घर में आ गई हो, लेकिन हर छोटी बड़ी बात पर वह अपनी मां को ही याद करता है। जब तक वह ऑफिस नहीं जाता तब तक मुझे ही उसके इर्द गिर्द रहना पड़ता है। वह तो बस अपनी फरमाइशें ही करता रहता है और दिन भर मेरा नाम ही रटता रहता है। वह अपनी पत्नी का नाम तक नहीं लेता। उसकी पत्नी तो बस नाम की है, वरना बेटा तो मेरा ही है। मां के मुंह से अपने लिए ये बातें सुनकर जिग्नेश गर्व से फूलने लगा। वह फूई से कहने लगा, फूई, मैं अपने बड़े भाई जैसा नहीं हूं जो पत्नी के आंचल से बंधा फिरता है। मैं तो अपनी मां से ही सब काम करवाता हूं और आज भी वही सब कुछ देखती हैं। आगे भी ऐसा ही चलेगा। मेरे लिए सबसे पहले मेरी मां है, बाकी सब बाद में। जिग्नेश की ये बातें सुनकर फूई को भी अजीब लगा। उन्होंने समझाते हुए कहा, जिग्नेश, ये सब ठीक है, लेकिन बेटा, वो तेरी पत्नी है, थोड़ा बहुत तो उसे भी ध्यान देना चाहिए। अभी फूई ने इतना ही कहा था कि जिग्नेश बीच में बोल पड़ा, अरे फूई, उसमें ध्यान देने जैसा क्या है? वैसे भी हमारे घर में उसे क्या कमी है? इतना बड़ा घर है, अच्छा खाना मिलता है, अच्छे से रहने को जगह है, सारी सुविधाएं हैं। अब इससे ज्यादा एक पत्नी को और क्या चाहिए? जिग्नेश का यह घमंड भरा व्यवहार सुनकर मित्तल का दिल अंदर तक दुखी हो गया। वह रसोई में थी, लेकिन सब बातें उसने सुन लीं। ये बातें उसके दिल को बहुत चुभीं, पर उस समय उसने कुछ नहीं कहा। वह अपने घर की इज्जत फूई के सामने खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुप रही।
लेकिन अंदर ही अंदर उसने एक ठान ली थी, अब सब कुछ बदलेगा। मधुबेन और जिग्नेश को इस बदलाव की कोई भनक तक नहीं थी। अब जानते हैं आगे क्या हुआ। अगले दिन सुबह से ही मित्तल ने जिग्नेश का कोई भी काम करना छोड़ दिया। वह सुबह जल्दी उठती, घर की सफाई करती और सबके लिए नाश्ता बनाती, लेकिन जिग्नेश को कुछ नहीं देती। पहले वह उसे नाश्ता और खाना देती थी, लेकिन अब उसने सब बंद कर दिया। इतना ही नहीं, वह जिग्नेश के कपड़े धोती, इस्त्री करके अलमारी में रखती थी, अब वो भी बंद कर दिया। उसी दिन जिग्नेश को एक पार्टी में जाना था, लेकिन एक भी कपड़ा धुला हुआ नहीं था। वह कमरे से जोर जोर से चिल्लाकर मां को आवाज देने लगा, मां, मेरे कपड़े कहाँ हैं? एक भी जोड़ी दिख नहीं रही। जिग्नेश की आवाज सुनकर मधुबेन घबराकर भागती हुई मित्तल के पास आईं, जो उस समय नाश्ता बना रही थी। उन्होंने कहा, बहू, जिग्नेश के कपड़े कहाँ रख दिए हैं? एक भी जोड़ी मिल नहीं रही और जो हैं वो गंदे हैं। मित्तल ने सीधे मधुबेन की आंखों में देखकर लापरवाही से कहा, मां जी, आप किसकी बात कर रही हैं? जिग्नेश? कौन जिग्नेश? मधुबेन हैरान रह गईं। वो एक तक बहू की ओर देखने लगी। फिर उन्होंने कहा, बहू, ये कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हारे पति जिग्नेश की बात कर रही हूं। कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मित्तल ने तुरंत उत्तर दिया, मां जी, मेरा तो कोई पति नहीं है। मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रही हैं। वह बिल्कुल शांत थी और मुस्कुराकर बात कर रही थी। फिर अचानक कहने लगी, अब मुझे याद आया, जिग्नेश मतलब आपका बेटा। आप अपने बेटे की बात कर रही हैं ना? लेकिन मुझे तो नहीं पता कि उन्होंने अपने कपड़े कहाँ रखे हैं। अब वो आपके बेटे हैं तो आप ही जानो, मुझे क्यों मालूम हो? इतना तिरस्कार भरा जवाब देकर मित्तल फिर से अपने काम में लग गई। उसका यह उत्तर सुनकर मधुबेन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और बिना कुछ कहे वह सीधे अपने कमरे में चली गई। जिग्नेश को अपने कपड़े नहीं मिल रहे थे, इसलिए वह गुस्से में सारे कपड़े इधर उधर फेंक रहा था। कमरे का दृश्य देखकर मधुबेन समझ गईं कि आज जिग्नेश बहुत गुस्से में है। उन्होंने कहा, अरे बेटा, शांत हो जा। सबके कपड़े फेंक देने से क्या तेरे कपड़े मिल जाएंगे? गुस्से में ही जिग्नेश बोला, मां, मैंने आपको बताया था ना कि आज शाम मुझे पार्टी में जाना है। मधुबेन ने घड़ी की ओर देखा। सुबह के 9 बजे थे। उन्होंने तुरंत कहा, बेटा, चिंता मत कर, अभी तो सिर्फ 9 बजे हैं। मैं अभी तेरे गंदे कपड़े धोकर प्रेस कर देती हूं। शाम तक सब तैयार हो जाएगा। तू अभी नाश्ता कर और ऑफिस चला जा। यह कहकर मधुबेन कपड़े लेकर बाहर आईं और सोफे पर फेंकते हुए मित्तल को आवाज दी, बहू, सारा काम छोड़कर पहले यहां आ जा। मित्तल रसोई से बाहर आई और बोली, क्या हुआ मां जी? आप इतनी चिल्ला क्यों रही हैं? मधुबेन गुस्से में बोली, मैं चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? तुझे पता था कि जिग्नेश को पार्टी में जाना है, फिर भी तूने उसके कपड़े धोकर तैयार नहीं किए। अब तू ही बता, ये कपड़े कब धुलेंगे, सूखेंगे और प्रेस होंगे? मित्तल ने बेपरवाही से कहा, मां जी, ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? वो आपका बेटा है, अब आप ही देख लीजिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मित्तल की ये बातें सुनकर मधुबेन का गुस्सा और बढ़ गया। बहू, तुझे क्या हो गया है सुबह सुबह? तू कैसी बातें कर रही है? मेरा बेटा तेरा पति भी है। मित्तल बीच में ही बोल पड़ी, कैसा पति? मुझे तो समझ ही नहीं आता कि वो मेरा पति कैसे है। अगर आपको नहीं पता तो मैं साफ बता दूं, मेरे लिए वो पति नहीं है। जिस दिन वह मेरा पति बनेगा, उस दिन मैं उसके सारे काम खुशी खुशी कर दूंगी। लेकिन अभी तो वो आपका लाडला बेटा है, तो उसके सारे काम आप ही कीजिए, मैं आपकी नौकर नहीं हूं। इतना कहकर मित्तल फिर से रसोई में चली गई। मधुबेन को पहले तो यकीन ही नहीं हुआ कि मित्तल इस तरह जवाब देकर चली जाएगी। वह सोच में पड़ गईं कि मित्तल अचानक इतना क्यों बदल गई। वह जिग्नेश का ख्याल क्यों नहीं रख रही? अपने रोज के स्वभाव के अनुसार मधुबेन फिर मित्तल पर गुस्सा करते हुए बोली, बहू, तू क्या कर रही है? तूने जिग्नेश के कपड़े क्यों नहीं धोए? मित्तल ने तुरंत जवाब दिया, मां जी, जिग्नेश आपका बेटा है, तो अब कपड़े भी आप ही धोइए। उसका काम मैं क्यों करूं? मैं घर के बाकी सब लोगों का काम करूंगी, लेकिन सिर्फ आपके बेटे का नहीं। मित्तल की बातों से मधुबेन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बहू, तू पागल हो गई है क्या? सुबह से तू अजीब व्यवहार कर रही है। तुझे पता है तू हमारे साथ कैसा बर्ताव कर रही है? जिग्नेश तेरा पति है। मित्तल फिर बोल उठी, मां जी, आप बार बार ये क्यों कह रही हैं? क्योंकि जिग्नेश तो मेरा पति कभी बना ही नहीं। जिस दिन वो मेरा पति बन जाएगा, उस दिन से मैं उसके काम करूंगी। अभी तो वो आपका आदर्श और लाडला बेटा है, तो आप ही उसका सारा काम संभालिए। मैं उसका एक भी काम नहीं कर सकती। अब आप जो चाहे वो कर लीजिए। इतना कहकर मित्तल फिर से चली गई। दोपहर के 11 बज गए थे, लेकिन मित्तल ने अब तक सोफे पर पड़े कपड़ों को छुआ तक नहीं। मधुबेन गुस्से में बड़बड़ाते हुए कपड़े उठाकर धोने चली गईं और 1 घंटे तक कपड़े धोती रहीं। इस दौरान उन्होंने मित्तल को सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब शाम को जिग्नेश लौटा, तब तक मधुबेन ने कपड़े प्रेस करके रख दिए थे, लेकिन आज उन्हें यह सब करते हुए बहुत मुश्किल हो रही थी,
क्योंकि उन्हें इस सब की आदत नहीं रही थी। अब मित्तल ने जिग्नेश को पूरी तरह नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था। पहले जब जिग्नेश खाने बैठता तो मित्तल खाना लाकर देती थी। अब वह उसकी तरफ ध्यान तक नहीं देती। अब जिग्नेश का खाना भी मधुबेन को ही देना पड़ता। जब जिग्नेश चाय मांगता तब भी मित्तल उसे चाय नहीं देती, मधुबेन को ही चाय बनानी पड़ती। मित्तल पूरी तरह से जिग्नेश को नजरअंदाज करने लगी थी। ये देखकर मधुबेन और जिग्नेश दोनों को बहुत गुस्सा आता, लेकिन मित्तल उन्हें कोई भाव नहीं देती और अपने मन से रहती। एक दिन जब सारा काम निपट गया तब दोपहर को मित्तल ने जिग्नेश के सारे कपड़े और सामान उसके कमरे से निकालकर मधुबेन के कमरे में रख दिया। ये देख मधुबेन चौंक गईं और गुस्से में बोलीं, बहू, ये तू क्या कर रही है? जिग्नेश का सारा सामान यहां क्यों रख दिया? मित्तल बोली, मां जी, बात यह है कि मेरे कमरे में अब जगह कम पड़ रही है, इसलिए मैंने आपके बेटे का सारा सामान बाहर निकाल दिया। अगर वो बाहर पड़ा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं उसे आपके कमरे में ले आई। अब आप उसे जैसे चाहें वैसे रख लीजिए। वैसे भी मेरे कमरे में आपके बेटे की क्या जरूरत? वो ना हो तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका बेटा है तो आप ही रखिए। वैसे भी अब आपको अपने महान बेटे के साथ ज्यादा वक्त बिताने का मौका मिलेगा। इतना कहकर मित्तल वहां से चली गई। मधुबेन कुछ समझ नहीं पा रही थीं। यह सब क्या हो रहा है? मित्तल ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? आखिर उसने जिग्नेश को अपना दुश्मन क्यों बना लिया? रात में जब जिग्नेश घर आया तब भी मधुबेन ने उसे कुछ नहीं बताया। अब मित्तल को बोलने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। खाना खाने के बाद जिग्नेश अपने कमरे में सोने चला गया, लेकिन उसके कमरे में पहुंचने से पहले ही मित्तल वहां जाकर दरवाजा बंद करके सो गई थी। जिग्नेश दरवाजे के बाहर खड़ा होकर खोलने के लिए कह रहा था, पर मित्तल ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और दरवाजा नहीं खोला। मित्तल ने अंदर से जवाब दिया, आप जाकर अपनी मां के कमरे में सो जाइए। अब मेरे कमरे में आपके सोने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपका सारा सामान भी उसी कमरे में रखवा दिया है। आप वहीं आराम से सो सकते हैं। आखिर आपको अपनी पत्नी की जरूरत ही कहां है? आपके लिए तो आपकी मां ही सब कुछ है। तो अब उन्हीं के साथ रहिए, मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं। मित्तल ने किसी भी परिस्थिति में कमरे का दरवाजा नहीं खोला। जिग्नेश मित्तल का यह व्यवहार देखकर स्तब्ध रह गया। मित्तल ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी, इसलिए वह चुपचाप जाकर अपने पुराने कमरे में सो गया। सुबह जब मित्तल कमरे से बाहर निकली तो जिग्नेश गुस्से में मित्तल के पास जाकर चिल्लाने लगा, मित्तल, आजकल मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे तेवर बहुत बदल गए हैं। तुम्हारी हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। तुम ये सब बहुत गलत कर रही हो। किससे पूछकर तुमने मेरा सामान कमरे से बाहर निकाल दिया? मित्तल ने भी गुस्से में जवाब दिया, आपका सामान कमरे में रखकर मैं क्या करती? वैसे भी आपको मेरी जरूरत ही कहां है। आपका सारा काम तो आपकी मां करती है, तो फिर मेरे कमरे में आपकी क्या जरूरत? मैं नहीं चाहती कि आपको किसी बात से तकलीफ हो, इसलिए आपका सब सामान मैंने मां जी के कमरे में रखवा दिया, ताकि आपको कपड़े बदलने या सोने के लिए मेरे कमरे में आने की जरूरत न पड़े। आपके लिए तो हर छोटा बड़ा काम आपकी मां ही करती हैं। कुछ भी चाहिए होता है तो आप मां से ही मांगते हैं। तो फिर मैं कौन हूं? बस शादी के नाम पर इस घर में रहने आ गई हूं। किसी को मुझसे मतलब नहीं है। वैसे भी इस घर में हर सुख सुविधा है, समय पर खाना मिल जाता है, कोई कुछ कहता नहीं, तो मैं यहां खुश ही हूं। अब आप भी मुझसे दुखी होने के बजाय अपनी मां के साथ रहकर खुश रहिए। इतना कहकर मित्तल चुपचाप रसोई में नाश्ता बनाने चली गई। अब मधुबेन की मुश्किलें बढ़ गई थीं। जिग्नेश के कारण घर का ज्यादातर काम उन्हीं पर आ गया था। उन्हें तो अब कुछ देर बैठने का भी समय नहीं मिलता था। सारा काम उन्हें खुद करना पड़ता था। काम करते करते कब पूरा दिन निकल जाता पता ही नहीं चलता। जिग्नेश इतने गंदे कपड़े पहनकर आता कि मधुबेन थक जाती थीं। एक हफ्ते तक मधुबेन सब कुछ करती रहीं, लेकिन फिर उनकी तबीयत भी बिगड़ने लगी, क्योंकि उन्हें इतने सारे काम की आदत नहीं थी। मित्तल तो जिग्नेश का एक भी काम नहीं करती थी। इतनी गर्मी में सारे काम करना मधुबेन के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। यह उनकी सहन शक्ति से बाहर जा रहा था। आखिर एक दिन मधुबेन ने जिग्नेश से कहा, बेटा, अब तू अपना काम अपनी पत्नी से करवा ले। तू शादी करके उसे लाया है तो उसका भी कुछ हक बनता है। मैं कब तक तेरा ध्यान रखूंगी? अब तू अपनी पत्नी को थोड़ा बहुत काम देना शुरू कर। मुझसे अब ये सब काम नहीं हो रहा। वैसे भी मेरी उम्र हो गई है और तू भी अब छोटा नहीं रहा। अब तू अपने घर परिवार पर ध्यान दे। मैं कब तक तेरे साथ रहूंगी? अब से तू अपना काम अपनी पत्नी से करवा। अब मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। अब तुझे अपने परिवार का ख्याल रखना चाहिए। तू अपने भाई से कुछ सीख। वह कितना समझदार है, सब कुछ अपनी पत्नी से करवाता है और उसका ख्याल भी रखता है। मैं तो तेरे सब काम करके थक गई हूं। मेरी भी उम्र हो गई है। अब मुझसे ये सब नहीं होगा। तुझे मेरी उम्र का ख्याल रखना चाहिए। मैं कब तक तेरी सेवा करती रहूं?
वैसे भी जब मैं नहीं रहूंगी तब तो तुझे अपनी पत्नी के साथ ही रहना है, इसलिए अभी से समझ जाए तो अच्छा है। वैसे भी जीवन के अंतिम समय तक पत्नी ही साथ देती है। मां की बात सुनकर जिग्नेश भी हैरान रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि मां ये क्या कह रही हैं। उसने कहा, मां, ये आप कैसी बात कर रही हो? आप तो कहती थीं कि मुझे बड़े भाई जैसा नहीं बनना है, और अब आप वही सब बातें कर रही हो। मधुबेन अब अपने बेटे से कुछ भी कहने की हालत में नहीं थीं। उन्हें समझ आ गया था कि अगर उन्होंने अपने बेटे पर अपना अधिकार बनाए रखा तो जीवन के अंतिम समय में उन्हें ही दुख भोगना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी बहू तो पहले ही उन्हें नजरअंदाज करती थी और अब दूसरी बहू मित्तल ने भी मुंह फेर लिया था। हालांकि दोनों बहुएं अपनी जगह बिल्कुल सही थीं। गलती तो मधुबेन की थी, जो हमेशा अपने बेटे को अपने पक्ष में रखने की कोशिश करती थीं। लेकिन अब मित्तल का व्यवहार देखकर उन्हें समझ में आ गया कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है और अब वही गलती उन्हें भुगतनी पड़ रही है। लेकिन जिग्नेश को इसका जरा भी एहसास नहीं था। इसी बीच एक दिन अचानक जिग्नेश ऑफिस से जल्दी घर आ गया, क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी खराब लग रही थी। आते ही वह अपने कमरे में जाकर लेट गया। जब मित्तल को यह पता चला तो अंदर से तो वह चिंतित हो गई, लेकिन उसने वह चिंता अपने चेहरे पर नहीं आने दी। मधुबेन फिर से अपने बेटे की देखभाल में लग गईं और इस बार भी मित्तल चुपचाप सब कुछ देखती रही। जैसे ही रात हुई, जिग्नेश की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी। जिग्नेश अपनी मां से कहने लगा कि उसे अभी तुरंत अस्पताल जाना होगा, क्योंकि उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। मधुबेन गहरी नींद में खर्राटे ले रही थीं और बेटे की आवाज सुनते ही नींद में ही आंखें खोलीं और बोलीं, बेटा, तू अपने किसी दोस्त को फोन करके बुला ले, मुझसे अभी नहीं हुआ जाएगा। जिग्नेश में इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वह किसी को बुलाकर अस्पताल जा सके, इसलिए कुछ देर तक वह अपनी मां की ओर बस देखता ही रहा। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे, क्योंकि हालत ऐसी थी कि वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। थक हार कर वह फिर से आंखें बंद करने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके सिर पर हाथ फेर रहा है। जैसे ही उसने आंखें खोलीं, देखा कि और कोई नहीं बल्कि मित्तल उसके पास बैठी थी। वह बोली, चलो, अभी हम अस्पताल चलते हैं। जिग्नेश की हालत इतनी खराब थी कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वह मित्तल के साथ अस्पताल चला गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने बताया कि जिग्नेश को टाइफॉइड हुआ है और उसे 2-3 दिन भर्ती रहना पड़ेगा। इन 3 दिनों में मित्तल ने उसकी बहुत अच्छे से देखभाल की, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा। जब 3 दिन बाद जिग्नेश को छुट्टी मिली तो उसे लगा कि ये 3 दिन उसकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण दिन बन गए, क्योंकि जिसे वह अब तक सिर्फ एक काम वाली समझता था, उसी पत्नी ने आज अपने सभी फर्ज बखूबी निभाए थे। वह तो जानता था कि मित्तल एक अच्छी पत्नी है, लेकिन कभी मां की वजह से यह बात स्वीकार नहीं कर पाया था। अब उसने मन में ठान लिया था कि वह एक अच्छा पति बनकर दिखाएगा। घर लौटते समय उसने ये सब मन ही मन तय कर लिया। जैसे ही वे दोनों घर पहुंचे, मधुबेन फिर अपने नाटक में लग गईं। बेटे को देखकर रोने लगीं और कहने लगीं, बेटा, तुझे क्या हो गया? कैसी तबीयत है? इस पर जिग्नेश ने शांत होकर बस इतना कहा, अब मैं ठीक हूं। फिर मित्तल से कहा, तू अंदर जाकर आराम कर ले। तूने पिछले 3 दिनों से मेरा ध्यान रखा, खुद आराम नहीं किया। आज का दिन तू आराम कर। यह सुनकर मधुबेन को यकीन ही नहीं हुआ कि उनका बेटा ऐसा कैसे बोल रहा है। मित्तल भी कुछ देर तक समझ नहीं पाई, लेकिन वह थक चुकी थी, इसलिए जिग्नेश की बात मानकर कमरे में चली गई। जैसे ही मित्तल कमरे में गई, मधुबेन फिर से अपने पुराने विचारों में उलझकर कहने लगी, बेटा, ये मैं क्या देख रही हूं? तू मित्तल से इस तरह कैसे बात कर रहा है? इस पर जिग्नेश ने कटाक्ष भरी नजर से मां की ओर देखा और कहा, मां, इन 3 दिनों ने मुझे मेरी सारी गलतियां समझा दी। मैं तो बस आपकी बातों में आकर अब तक मित्तल के साथ गलत करता रहा। उसने एक पत्नी की तरह अपने सारे फर्ज निभाए, लेकिन मैं एक दिन भी उसका पति नहीं बन पाया। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए अब मैं किसी की बातों में नहीं आऊंगा और अपनी पत्नी की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। बेटे की ये बातें सुनकर मधुबेन समझ गईं कि अब उनका छोटा बेटा भी बड़ा हो गया है। दिल से वह भी जानती थीं कि उनकी बहुएं अच्छी हैं, लेकिन अपने विचारों के कारण उनका घर सुकून से नहीं चल पा रहा था। दोनों बेटों को अपनी पत्नियों की चिंता करता देख मधुबेन को कुछ दिन यह अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि ये बहुएं भी किसी की बेटियां हैं और न जाने कितनी उम्मीदों से हमारे घर आई हैं, इसलिए उनका ध्यान रखना भी हमारा कर्तव्य है। इसके बाद फिर से मिलेंगे मधुबेन किसी की नए परिवार एपिसोड की के जिंदगी साथ। पूरी बहुत तरह बहुत से बदल धन्यवाद। गई। जय जो मां परिवार माता दी, जय आपस में श्री अलग कृष्ण। थलग था, वही परिवार अब एकजुट होकर खुशी खुशी जीवन बिता रहा है।
मित्रों, इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि घर में आने वाली बहू को बेटी जैसा प्यार देना चाहिए। वह किसी और के घर से हमारे घर हमेशा के लिए आई होती है, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे खुश रखें। क्योंकि एक बेटी जो 25 साल तक अपने माता पिता के साथ रही होती है, उन्हें छोड़कर आपके घर बहू बनकर आती है, इसलिए उसे भी अकेलापन न लगे। इसके लिए उसे माता पिता जितना ही प्यार देना चाहिए, क्योंकि जीवन के अंतिम क्षणों में अक्सर बहू ही सेवा करती है। कभी भी बेटे बहू के बीच मतभेद नहीं आने देना चाहिए, यह हर माता पिता की जिम्मेदारी है। मित्रों, अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां समय पर आप तक पहुंचती रहें। इस कहानी पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।